आज अपन बात करने वाले हैं यूपीएससी परीक्षा 2026 के लिए जलवायु परिवर्तन की। अपन इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा कंप्लीट करेंगे और इसमें अपन करंट भी ऐड रखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अपन देख लेते हैं कि पिछले 10 सालों में 2016 से लेकर 2025 तक जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, यानी यूपीएससी का कौन सा ट्रेंड रहा है। देखो, पहले शुरुआत में यूपीएससी जोर देती थी कि कोई भी बेसिक वगैरह पूछ लेती थी, लेकिन अब कैसे और क्यों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और साथ में ये इंटरलिंकिंग कर रही है। जैसे कि भूगोल के साथ लिंक कर दी, महासागरीय अम्लीकरण हुआ, अर्थव्यवस्था के साथ लिंक कर दिया, कार्बन टैक्स, ग्रीन बॉन्ड, ईएसजी फंडिंग और सर्कुलर इकोनॉमी है ना, पुनर्चक्रण वाली जो इकोनॉमी है उसके साथ इंटरलिंक करके प्रश्न पूछती है। यानी अब कुल मिला के ऐसा नहीं रहा कि यूपीएससी इकोनॉमी का पर्सन है या इन्वायरमेंट का पर्सन है तो केवल इन्वायरमेंट का पर्सन पूछेगी और उसके नीचे चारों ऑप्शन इन्वायरमेंट के ही देगी। ऐसा नहीं होता। यदि यूपीएससी कोई भी पर्सन हुआ उसमें वो यदि जोग्राफी से रिलेटेड है तो एक ऑप्शन जोग्राफी का हो गया, दूसरा मैपिंग का हो गया, तीसरा इन्वायरमेंट या इकोनॉमी से ऐड कर दी, यानी दूसरे विषय के साथ लिंक कर देती है। इसलिए अपने को ज़रूरी है कि अपन कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको सभी सब्जेक्टों के साथ, उसको ऐसा नहीं देखना कि इन्वायरमेंट से या इकोनॉमिक्स से, अपने को उस टॉपिक की बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक की समझ विकसित करनी है। अपन 2026 के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा मुख्य फोकस रखेंगे, जैसे COP29, COP30 हुआ, पेरिस नियम क्या है और महासागरीय अम्लीकरण के बारे में देखेंगे। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और जो ग्रीन नियम है वो भारत में फेल हो गया है, 2023 में शुरू हुआ था, वो फेल या असफल की कैटेगरी में देखा जा रहा है। तो किस कारण से हुआ वो सब अपन देखेंगे। तो अपन ये सारे रिसर्च करके तैयार किए गए नोट्स हैं, लेकिन अपन शॉर्ट नोट्स से अभी इनका क्विक रिवीजन करते हैं। मैं आपको ये पीडीएफ चाहिएगा तो आपको कमेंट कर देना, मैं आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे लिंक भेज दूँगा। ये जो भी नए रामसर स्थल हैं वो अपडेटेड वाले हैं इसमें ऐड। अभी अपन इनको शॉर्ट नोट से तैयार करते हैं ना। जलवायु परिवर्तन, अच्छा ये शॉर्ट नोट्स किससे तैयार किए गए हैं? एक तो इस रिसर्च से तैयार किए गए हैं, साथ में जो विजन आईएएस की क्यूआरएम है उसके साथ तैयार किए गए हैं, और दृष्टि आईएएस के जो क्लास नोट्स के मटेरियल है उसके साथ तैयार किए गए हैं, और साथ में इनको पीवाईक्यू के विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्विक रिवीजन के लिए तैयार किए गए थे। लगभग पाँच पेज के अंदर ये पूरा जलवायु परिवर्तन कंप्लीट करवा दिया गया है। पहले देखो, जलवायु परिवर्तन मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वही तो जलवायु परिवर्तन है ना। तो एक तो होता है ग्लोबल वार्मिंग को जो प्रभावित करती हैं वो गैसें होती हैं, उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, और दूसरे देखते हैं उस गैस की ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता कितनी है, और किसकी तुलना में देखते हैं, CO2 की तुलना में। देखो कुल मिलाकर बात यह है कि CO2 यदि 1% गर्म कर रही है तो जो दूसरी गैस ले रहे हैं वो CO2 की तुलना में कितनी गर्म कर रही है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्षमता। ग्रीन हाउस गैस क्या होगी? जो प्रकाश या ऊष्मा होती है उसका अवशोषण करती है और वातावरण को गर्म बना के रखती है ना। तो अब जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको अपन ग्लोबल वार्मिंग क्षमता की पोटेंशियल के आधार पे घटते क्रम में देखेंगे। यानी जो सबसे अधिक हानिकारक होती है ग्रीन हाउस गैस वो कौन सी है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6। ये आती कहाँ से? इसका निर्माण या उत्सर्जन वगैरह कहाँ से आती है? ये उच्च वोल्टेज जो स्विच गियर होते हैं वहाँ से, और मैग्नीशियम के उत्पादन से सल्फर हेक्साफ्लोराइड का उत्पादन होता है। ये CO2 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। दूसरे नंबर पर परफ्लोरा कार्बन, यूपीएससी पीवाईक्यू में ये क्रम दिया हुआ है, प्रश्न पूछा गया था इनको क्रम से जचाने को लेके। दूसरे नंबर पर परफ्लोरा कार्बन, इसका उत्पादन कहाँ से होता है? एल्यूमिनियम उत्पादन और सेमीकंडक्टर का जो विनिर्माण होता है ना उसके कारण परफ्लोरा कार्बन गैस का उत्सर्जन होता है। फिर हाइड्रोफ्लोरिकार्बन, ये रेफ्रिजरेटर और AC वगैरह अपन यूज करते हैं ना उसकी वजह से इसका उत्सर्जन होता है। इसीलिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था किगाली संशोधन में, उसमें ये बात कही गई थी कि अपन HFCs को कम करेंगे या उसको धीरे धीरे समाप्त करेंगे ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो कम हो सके। नाइट्रस ऑक्साइड
इसका उपयोग या इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है? उर्वरक का उपयोग करने से और नायलॉन का जो उत्पादन करते हैं वहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड की उत्सर्जन होता है। मीथेन, आपने काफ़ी चर्चा में सुना होगा कि मीथेन कृषि के कारण मीथेन उत्पादन हो रहा है, पशुधन और धान के कारण मीथेन का उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ध्यान रखना, CO अपन बोलते हैं ना CO2 के उत्सर्जन की वजह से कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल वाली जो गैसें होती है उसमें सबसे नीचे वाले क्रम में है। आपने देखा इससे तो कई हज़ार गुना ये गैसें हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड वगैरह। एक बात ध्यान रखना, ये मीथेन है, मीथेन शुरू के 20 साल में 80 गुना होती है इसकी तुलना में। यदि कार्बन डाइऑक्साइड 1% क्षति पहुंचा रहा है तो मीथेन पहुंचाएगी 80 गुना, ध्यान रखना। लेकिन ये 20 साल तक ही इसका ये रहता है कि 80% का, बाद में यदि इसको 100 साल के CO2 की तुलना में 100 साल का देखें तो लगभग CO2 के बराबर ही आ जाता है। तो ध्यान रखना 20 साल में तो तुरंत जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाली गैस है मीथेन वगैरह। इसलिए जो भी कोई भी जलवायु परिवर्तन को लेके संधि वगैरह की जाती है, कानून वगैरह बनाया जाता है, तो उसमें मीथेन को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो मीथेन प्रतिज्ञा के बारे में आपने देखा होगा ना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मीथेन प्रतिज्ञा ली गई है कि अपन जल्द से जल्द मीथेन को कम करने की कोशिश करेंगे, उसका उत्सर्जन कम करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं महासागरीय अम्लीकरण। मुझे एक बात बताओ पहले तो, अम्लीकरण का मतलब क्या है? जो pH 7 है, जो pH 7 से कम होता है, माइनस में होता है, क्या वही अम्ल होता है? या बताओ कि यदि मैं कोई भी जल वगैरह है कि कोई भी पदार्थ वगैरह है, कोई भी तरल द्रव है, उसका मान लो pH मान है 8, और यदि इसमें धीरे धीरे कमी आती जाए, इसमें कमी आती जाए 7 की, फिर आए इसमें कमी 6 की, इसमें कमी आए 5 की, तो ये जो कमी आ रही है उसको भी, सॉरी 5 तक नहीं, केवल 7 तक ही देखो, एक बार बताओ, 8 की है, फिर आ गई 7.5 की, लेकिन अभी अम्ल एसिड नहीं बनाई है ना, ये तो एसिड होता है ना 7 से कम होने पर, और 7 से अधिक सारे होता है, तो एसिड नहीं बन रहा। जो महासागरीय जल हो रहा है वो अम्ल की ओर बढ़ रहा है, यानी 8.1 से 7.8 की ओर गति कर रहा है। ध्यान रखना, ये एसिड नहीं बन रहा है। यहाँ पे जो अम्लीयकरण लिखा है इसका मतलब ये है कि ये सारे की तुलना में धीरे धीरे अम्ल की ओर बढ़ता जा रहा है, अम्लीयकरण हो रहा है। यदि कोई भी पदार्थ है उसका pH मान यदि 5 से बढ़ता हुआ 7, 8, 9 की तरफ जा रहा है तो उसका सारीकरण हो रहा है, ना कि वो सार्य हो रहा है। 5 से 6 होगा तो सार्य नहीं हो रहा, उसका सारीकरण हो रहा है। उसी प्रकार जो अम्लीयकरण है उसका क्या मतलब है कि जो 8.1 से ये धीरे धीरे 7.8 की ओर आ रहा है, तो इसका अम्लीयकरण हो रहा है, ना कि ये अम्ल बन रहा है। दोनों में काफ़ी अंतर है, अम्लीयकरण और अम्ल में। तो ध्यान रखना, महासागरीय जो जल है वो अम्लीयकरण हो रहा है, ना कि वो एसिड के रूप में बदल रहा है। एक बात और ध्यान रखना, आप बोलोगे 8.1 से 7.8 इतना सा अंतर हुआ है, वो कोई ज़्यादा थोड़ी है। यदि 0.1% का अंतर हो रहा है तो इसका मतलब हो गया 30%। यदि कोई भी, अब देखो 0.1 का मतलब कितना है, 30% है ना, तो 0.3 का लगभग हो जाएगा 100% के आसपास। तो यदि 8.1 से ये 7.8 की ओर आ गया तो यानी महासागर का जल 100% अम्लीयकरण हो गया, यानी पहले जितना था अम्ल सारी जो गुणवत्ता थी उसकी, उसका दुगुना हो गया है ना, 100% का, यानी मतलब तो दोगुना ही होता है ना। तो ये 0.1 का मतलब होता है 30%, तो काफ़ी हानिकारक है। अच्छा, जो महासागर है वो अम्लीयकरण हो क्यों रहा है? देखो, जो CO2 होती है, आपको पता है महासागरों द्वारा लगभग कुल जो जितनी CO2 है वातावरण में उसका 30% का अवशोषण किया जाता है। तो ये 30% अवशोषण महासागरीय जल में जब मिलती है तो महासागरीय जल H2O बोलते हैं ना, जल को H2O बोलते हैं, आपको पता होगा। तो वहाँ से H2 हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड H2 हो गया, CO2 में C कार्बन आ गया, और O2 पहले O2 था अब, और एक ये जल का O मिल गया तो CO3, इसको बोलते हैं कार्बनिक एसिड बोलते हैं। इस कार्बनिक एसिड से ये H+ आयन निष्कासित होते रहते हैं और इसकी वजह से अम्लीकरण में वृद्धि होती है। तो ध्यान, पता चला कि महासागरीय अम्लीकरण हो किस वजह से रहा है, CO2 के कारण। अच्छा, अम्लीकरण हो रहा है, इसका नुकसान क्या क्या है? देखो, जो परवाल होती है कि केलियम प्लग या सिप वगैरह होते हैं, आपको पता है इनका कवच वगैरह या कंकाल वगैरह है वो चूने से बना हुआ रहता है। तो CO2 के कारण, इसका अम्लीकरण के कारण इसमें जो कवच और कंकाल बन रहा है उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। तो महासागरीय अम्लीकरण
जो प्रवाल भित्तियाँ वगैरह होती हैं उनके लिए हानिकारक होता है। अच्छा, जो कार्बन होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था प्रदूषण वाली क्लास में, ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन के बारे में। लेकिन जो ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन होता है, ये किस आधार पर बांटा गया है इनको, कि जो कार्बन का अवशोषण किया जा रहा है, जैसे अभी बात किए थे कि 30% अवशोषण महासागरों द्वारा किया जा रहा है। तो जो अवशोषण किया जा रहा है, किसके द्वारा अवशोषण किया जा रहा है, कौन सी परिस्थिति या कौन सी स्थलीय पारितंत्र के द्वारा जो अवशोषण किया जा रहा है, उस आधार पर उसको ग्रीन या ब्लू के आधार में वितरित किया जाता है। ग्रीन तो जो स्थलीय सतह होती है, जो जंगल वन वगैरह होते हैं, वो कौन से होते हैं, हरे होते हैं। तो ग्रीन कार्बन यानी स्थलीय पारितंत्र के द्वारा जो संग्रहित किया जा रहा है, यानी ग्रीन या हरे, जो जंगल वगैरह स्थल में हरे होते हैं ना, स्थल हरे हुआ, घास हुआ, जंगल वगैरह वो हरे कलर का होता है, तो इसलिए उसको ग्रीन कार्बन बोलते हैं। ब्लू कार्बन जो महासागर होता है, महासागर यानी नीला होता है ना, महासागर नीला होता है, और उसका तटीय जो पारितंत्र है उसके द्वारा जो कार्बन का अवशोषण किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, ब्लू कार्बन। ग्रीन कार्बन स्थल के द्वारा और ब्लू कार्बन महासागर या तटीय पारिस्थिति के द्वारा। ध्यान रखना, ग्रीन कार्बन जितना अवशोषित करता है उसका 10 गुना अवशोषण करता है ब्लू कार्बन द्वारा होता है, यानी वर्षा वनों की तुलना में 10 गुना कार्बन का अवशोषण महासागर और तटीय पारितंत्र के द्वारा अवशोषण किया जाता है। इसलिए महासागर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन के बारे में मैंने पहले बता दिया था। ब्लैक कार्बन क्या है, अपूर्ण दहन से निकलने वाला पार्टिकुलेट मैटर, और ये ब्राउन कार्बन कार्बनिक पदार्थों के दहन से निकलने वाला एरोसोल, यानी जब जो अपन कोई बायोमास जला रहे हैं तो अपूर्ण दहन, उसका पूरी तरह से दहन नहीं हुआ, वो सुलग रहा है ना। तो आपने कभी देखा होगा जब आग जलाते हैं तो जब आग सुलगती रहती है तो जो कार्बन निकलता है ना, उससे धुआं वगैरह निकलती है, वो ब्राउन कार्बन होती है। टील कार्बन अपने देखा, स्थल का देख लिया, अपने देख लिया महासागर। कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं ना स्थल के ऊपर, जो झील वगैरह है, उसके द्वारा तो कार्बन का अवशोषण किया जाता है। आपने आर्द्र भूमियों के बारे में पढ़ा होगा। आर्द्र भूमियों के बारे में मैंने बताया था कि जो कीचड़ वगैरह होते हैं उसमें काफ़ी मात्रा में कार्बन का अवशोषण किया रहता है, संग्रहण रहता है। तो जैसे जैसे यदि कीचड़ सूखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उसके नीचे मीथेन वगैरह गैसें संग्रहित है। तो टील कार्बन किसको बोलते हैं, आर्द्र भूमि, झील आदि में जो संग्रहित कार्बन है ना, उसको बोलते हैं टील कार्बन। अच्छा, पर्पल कार्बन, पर्पल देखो अपन ने सब देख लिया, अपन ने देख लिया स्थल का देख लिया, अपन देख लिया जल का देख लिया, अपन देख लिया कि स्थल के ऊपर जो जल का क्षेत्र है वो भी देख लिया। अब देखते हैं हवा के अंदर भी तो कुछ कार्बन वगैरह है ना। हवा में जो कार्बन है उसको तकनीकी रूप से जो कैप्चर किया जाता है, उस कार्बन को बोलते हैं पर्पल कार्बन। हवा या औद्योगिक उत्सर्जन से तकनीकी रूप से कैप्चर किया गया कार्बन, उसको बोलते हैं पर्पल कार्बन। तो आपको ये सारे प्रकार पता होने चाहिए। जो मिलान करने को लेके पूछ सकती है, या फिर बेसिक के सेंस के आधार पर आपको इन कार्बन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कार्बन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी हानिकारक है। तो आपको पता होना चाहिए ना किसके द्वारा जो संग्रहित किया जा रहा है। जैसे जल के द्वारा संग्रहित किया जा रहा है, महासागरों द्वारा जो संग्रहित किया जा रहा है उसको अपन ब्लू कार्बन बोलते हैं। स्थल के द्वारा संग्रहित किया जा रहा है उसको ग्रीन कार्बन बोलते हैं, और जो आर्द्र भूमियों के द्वारा जो संग्रहित किया जा रहा है उसको टील कार्बन बोलते हैं। तो यदि प्रश्न आए आर्द्र भूमि के बारे में, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको टील कार्बन की मेंशन करना आवश्यक है। अब बात करते हैं सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। भारत में 2023 में इसको शुरू किया गया था, लेकिन ये विफल हो गया। क्यों? क्योंकि जो ग्रीनियम होता है, ग्रीनियम का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको पता होगा कि कोई भी बॉन्ड होता है, सामान्य बॉन्ड, अपने इकोनॉमी में के अंदर देखा था कि उसकी परसेंटेज मान लो उस पर 7% रिटर्न मिल रहा है। तो ग्रीनियम का मतलब हुआ, ग्रीनियम यानी हम सरकार जारी करती है कि हम पर्यावरण का विकास करने के लिए, पर्यावरण में सुधार करने के लिए हम कोई बॉन्ड जारी कर रहे हैं। इसका विकास अपन जो ये धन प्राप्त होगा उसका कार्य केवल पर्यावरण के लिए ही खर्च किया जाएगा, इसलिए हम इसको 7% पे जारी नहीं कर रहे, इसको हम केवल 5% पे जारी करेंगे। तो जो ये अंतर है, इन सामान्य बॉन्ड की तुलना में इनका जो बॉन्ड यील्ड होता है वो कम होता है, और जो ये अंतर है इसको बोलते हैं ग्रीनियम। भारत के अंदर ये जो ग्रीनियम है वो सामान्य बॉन्ड की तुलना में सामान्य बॉन्ड के समान ही उसका ग्रीनियम हो गया। यानी भारत में कोई भी व्यक्ति ये पसंद नहीं करता कि हम थोड़ा सस्ता ब्याज प्राप्त करने के लिए ग्रीन बॉन्ड खरीद लें। ग्रीन बॉन्ड खरीदने से क्या हुआ कि सरकार को रुपए मिलेंगे, वो उसको पर्यावरण के लिए खर्च करेगी। लेकिन भारत में कोई भी नहीं चाहता, किसी को भी अपना नुकसान कराना पसंद नहीं है। वो बात में बोला जा रहा है कि हमें 7% ही चाहिए, सामान्य बॉन्ड 7% है तो ये भी 7% दो, तब तो हम ये ग्रीन बॉन्ड खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। हम अपना 2% का नुकसान नहीं करेंगे। इसलिए भारत में ये विफल रहा, असफल रहा है।
समझ में आया ना ग्रीन नियम क्या है? सामान्य बॉन्ड की तुलना में ग्रीन बॉन्ड पर ब्याज दर जो कम होती है उसको बोलते हैं ग्रीन नियम। और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड किसके लिए जारी किया जाता है? हरित परियोजनाओं के लिए। अच्छा, पंचामृत के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। जो ग्लासगो में कोप का समिट हुआ था उसमें पंचामृत योजना दी गई थी पीएम के द्वारा, अपने नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा। इसमें जो लक्ष्य तय किए गए थे, 5 लक्ष्य तय किए गए थे। 2030 के लिए 4 लक्ष्य हैं और 1 लक्ष्य 2070 के लिए है। ये ओवरऑल लक्ष्य है, बाकी ये छोटे लक्ष्य हैं। इसमें क्या किया गया था? पहला क्या है? 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 2030 तक विकसित कर लिया जाएगा। यानी जो भी नवीनीकरणीय ऊर्जा वगैरह होती है, जो जैव ईंधन द्वारा या इनका उपयोग ना करके जो जीवाश्म ऊर्जा अपन उत्पन्न करेंगे, जो ऊर्जा उत्पन्न किया जाएगा, यानी गैर जीवाश्म का उपयोग नहीं किया जाएगा, उसके लिए वो ऊर्जा कितनी विकसित कर लेंगे? 500 गीगावाट। कब तक? 2030 तक। 50% नवीनीकरण ऊर्जा। भारत में यदि 100% ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तो उसमें 50% नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा 2030 तक। तीसरा लक्ष्य 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती की जाएगी। 45% कार्बन तीव्रता कम करके 2005 की तुलना में, जो मान लो कार्बन उत्सर्जन आज 100% कर रहे हैं तो 2005 में कितना किया जाता है, जितना भी किया जाता था उसकी तुलना में 45% की कटौती की जाएगी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कौन सा है? 2005 का लक्ष्य लिए हैं और कितना लक्ष्य लिए हैं? 45% की कटौती की बात की है। कब तक? 2030 के अंदर। 2070 तक नेट जीरो कर लेंगे कार्बन। यानी नेट जीरो का मतलब क्या है कि जो कार्बन का उत्सर्जन वगैरह करते हैं वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, जीरो का मतलब केवल ये नहीं है कि अपन बिल्कुल ही उसका उत्पादन ही नहीं करेंगे, नहीं, उत्पादन हो रहा है, लेकिन यदि हम उसको वापस पुनर्चक्रित करके जो भी उसका जो अपन ग्रीन बॉन्ड वगैरह होते हैं ना, ग्रीन बॉन्ड या कार्बन बॉन्ड वगैरह होते हैं, उसके द्वारा कुल जीरो उत्पादन कर लेंगे। अब बात करते हैं मिशन लाइफ। लाइफ किससे जुड़ा हुआ है? लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है ना। तो मिशन लाइफ भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था। लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि जो भी आम व्यक्ति है उनको प्रो प्लेनेट पीपल बनाना है। कि भारत में जितने भी अपने जनसंख्या है उसमें से 1 अरब भारतीयों को प्रो प्लेनेट पीपल बनाना है। इसका क्या मतलब हुआ कि उनकी जो लाइफ स्टाइल होगी वो उसमें वो ऊर्जा का, पानी का और ई कचरा का कम से कम व्यर्थ करेंगे, यानी ऊर्जा और पानी का संरक्षण करेंगे, ई कचरे का कम से कम उत्सर्जन करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कचरा कम से कम करेंगे, सतत खाद्य प्रणाली को अपनाएंगे, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएंगे। ये 7 इसके मुख्य विषय हैं मिशन लाइफ के। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की जीवन शैली अपनाएगा वो व्यक्ति है प्रो प्लेनेट पीपल माना जाएगा। तो भारत में ये लक्ष्य रखा गया है कि 1 अरब भारतीयों को इन 7 लक्ष्य को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। कुल मिला क्या हुआ कि दिमागहीन उपभोग से सचेत उपयोग की ओर अग्रसर होंगे। यानी पहले ऊर्जा का अनियंत्रण उपयोग कर रहे थे, मन में आया तब लाइट चालू कर दिया, बंद कर दिया, पानी का व्यर्थ करते थे, तो उनको अपन पहले दिमागहीन तरीके से उपयोग कर रहे थे, अब उनको करेंगे सचेत होकर उपयोग करेंगे। तो ध्यान रखना, मिशन लाइफ के द्वारा प्रो प्लेनेट पीपल 7 विषय हैं। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के मैंने बता दिया था कि जैसे कोई जल का ऊर्जा का इनका संरक्षण कर रहा है तो उसको कुछ क्रेडिट दिया जाएगा, उसको बोलते हैं ग्रीन क्रेडिट। वो उसका आयात निर्यात भी कर सकता है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन के उत्सर्जन पर होता है वो, लेकिन ग्रीन क्रेडिट कार्बन के उत्सर्जन पर नहीं, उसका जो उपयोग कर रहे हैं वो अपन, जो ऊर्जा, पानी का इनका उपयोग किया जा रहा है उसी को बेहतर तरीके से उपयोग कर रहे हैं। कोई मैंग्रोव का संरक्षण कर रहा है उसके लिए ग्रीन क्रेडिट दिया जा सकता है। तो ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट में ये मुख्य अंतर है। कार्बन क्रेडिट कार्बन से रिलेटेड है, ग्रीन क्रेडिट पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए है दिया जाता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन किया जाएगा। किसका? ग्रीन हाइड्रोजन का। ध्यान क्या रखना है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है वो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा दिया गया था और 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन की बात कही गई है। अब बात करते हैं जलवायु स्मार्ट कृषि की। इसमें जो फसल, पशुधन और वन है उनका स्मार्ट तरीके से उपयोग करना है ताकि जलवायु परिवर्तन को अपन कम कर सकें और मतलब पर्यावरण के लिए अच्छा कार्य कर सकें।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए सिस्टम ऑफ राइस इंटीफिकेशन शुरू किया गया था। इसमें क्या क्या लक्ष्य रखा गया कि सिंगल रोपण किया जाएगा चौड़ी दूरी पर। अच्छा, जो बीज वगैरह होता है उसका एक ही रोपा जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, बीज की बचत होगी। उनको थोड़ी दूरी दूरी पर रोपा जाएगा। उनको पास पास के जो खेत है उसमें पास पास नहीं रोपा जाएगा, उसको थोड़ी दूरी दूरी पर रोपा जाएगा और चौकोर मतलब वर्गाकार रूप में रोपा जाएगा। वर्गाकार रूप में रोपा जाएगा तो जो भूमि है उसको जगह मिल जाएगी जिसमें मीथेन में कमी आएगी, यानी चौड़ी दूरी पर रोपा जाएगा। आपने देखा होगा कि जो धान के खेत होते हैं वो हमेशा पानी से भरे रहते हैं, तो उसको बिल्कुल पानी से नहीं भरना हमेशा के लिए, उसको कभी गीला रखना है कभी सूखा रखना है। इससे क्या होगा कि पानी की बचत होगी और जो फसल है उसमें हमेशा पानी नहीं भरा रहेगा, तो मीथेन वगैरह की और जो वहाँ की मृदा वगैरह है वो भी उपजाऊ रहेगी। अब बात करते हैं जियो इंजीनियरिंग की। जियो इंजीनियरिंग में जैसे सौर विकिरण का प्रबंधन और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, ये किस प्रकार किया जा रहा है। देखो, सौर विकिरण प्रबंधन तो क्या है, देखो जो सूर्य का प्रकाश आता है एलईडी के द्वारा परावर्तित हो जाता है, लेकिन जो आपने ऊष्मादीप सुना होगा, शहरी ऊष्मादीप के बारे में ज्योग्राफी के अंदर अपन पढ़ते रहते हैं कि गाँवों की तुलना में शहरों का जो ऊष्मा तापमान वगैरह है वो अधिक रहता है। इस कारण वहाँ पर एक गुंबदाकार संरचना बन जाती है। वो क्यों बनती है, क्योंकि वहाँ पर कंक्रीट वगैरह की सड़कें वगैरह हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे कम है, इसलिए जो वहाँ का जो प्रकाश प्राप्त होता है उस क्षेत्र में वो वहाँ पर जो ईंटें वगैरह जो कंक्रीट वगैरह है उनके द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, उसको परावर्तित नहीं कर पाती वो। इस कारण वहाँ का तापमान अधिक रहता है। तो सौर विकिरण प्रबंधन के द्वारा क्या किया जा रहा है कि जो छतें वगैरह हैं उन पर कुछ चमकदार टाइल वगैरह लगाई जाएँ। इससे क्या होगा कि जो प्रकाश का परावर्तन होगा, प्रकाश जो प्राप्त होगा वो उसका वापस परावर्तन अंतरिक्ष की ओर हो जाएगा, तो ऊष्मा की कम अवशोषण किया जाएगा। तो सौर विकिरण प्रबंधन क्या है, सूर्य प्रकाश को पुनः अंतरिक्ष की ओर परावर्तन करना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026, ये लेटेस्ट अपडेट है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, जर्मन वॉच। देखो याद में जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन किस प्रकार का हो रहा है इसके लिए अपन सूचकांक जारी कर रहे हैं, यानी इसका वॉच कर रहे हैं ना, हर साल का कितना प्रदूषण हो रहा है उसको जर्मन वॉच कर रहे हैं ना, प्रदूषण को वॉच कर रहे हैं। कौन कर रहा है, न्यू क्लाइमेट में, नया क्लाइमेट बनाने के लिए न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। तो जलवायु परिवर्तन प्रदूषण सूचकांक कौन जारी करता है, जर्मन वॉच द्वारा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। भारत की कौन सी रैंक है, भारत की 23वीं रैंक है, यानी भारत से ऊपर भी देश हैं। शीर्ष 3 रैंक खाली है, ध्यान रखना हमेशा। जो नॉर्वेटिक कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री होती है, उनका 1 2 3 रैंक होती है ना, नॉर्वे वगैरह की, लेकिन यहाँ पर जो शीर्ष 3 रैंक है वो खाली है। क्यों खाली है, क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया है 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो लक्ष्य रखा गया है कि अपन जो अपना जो ग्लोबल वार्मिंग जो तापमान है, वैश्विक तापमान, उसको 1.5 डिग्री से नीचे रखना है। औद्योगिक उत्सर्जन की जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसकी तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। तो वो रख पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे, इस कारण जो ऊपर की तीनों रैंक है वो खाली रखी गई है। अपन बात कर रहे थे 1.5 डिग्री से कम की ओर, है ना, लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है, जो वैश्विक तापमान है वो है 2.6 डिग्री से 3.1 डिग्री की ओर अग्रसर हो रहा है। कम करने की बात कर रखे थे, 1.5 डिग्री के नीचे ला रहे की बात सोच रखे थे, वो तो छोड़ो, अपन तो उसके दुगने पर चले रहे हैं, 2.6 से 3.1 डिग्री की ओर अग्रसर है। ये क्या है, यूएनईपी का उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, कौन सा है, 2024 वर्ष का, ये लेटेस्ट है, 2024 में जारी किया गया था लास्ट टाइम। इसका मोटो क्या है, नो मोर हॉट एयर प्लीज। 2030 इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, 2030 तक 42% और 2035 तक 57% की गिरावट करना, किसमें, जो तापमान है ना उसके अंदर। ये अपना पर्यावरण का कंप्लीट हो गया। अभी 2 टॉपिक और रहे हैं, 2 कुछ रिपोर्ट हैं, वो एक बार और देख लो। ये देखो, ये आपको यदि चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, है ना। इसमें जो नए आर्द्रभूमि स्थल है उनके बारे में दिया गया है और उनकी जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं उनको भी बताया गया है। एक बार देख लेते हैं। नागा पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, बिहार में। नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये बिहार में है। इनकी विशेषता, जो नागा पक्षी अभ्यारण्य है वो मानव निर्मित जलाशय है, यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और प्रवासी पक्षियों का आवास स्थल है ये।
अभी 2 और ऐड किए गए थे, शायद वो इसमें नहीं है। एक राजस्थान में ऐड किया गया है, राजस्थान में पाँचवीं रामसर स्थल है, और एक ऐड किया गया है छत्तीसगढ़ में, किया गया है ना शायद, हाँ छत्तीसगढ़ में कोपरा। एक कौन सी है? कोपरा, ये छत्तीसगढ़ की पहली है। और राजस्थान में जो ऐड की गई है वो कौन सी है? सिलीसेड। सिलीसेड झील है ना, ये कहाँ पर है? राजस्थान में, अलवर में। तो ये जो 2 लेटेस्ट ऐड की गई हैं, दोनों ध्यान रखना। ग्रीन क्रेडिट वगैरह ये अपना हो गया है। आपको मैं कुछ 2 और बताया, हाँ जन विश्वास। अभी जो हाल ही में पर्यावरण से रिलेटेड जो अपडेट किया गया है, संशोधन किया गया है, वो कौन सा है? जन विश्वास प्रावधान का संशोधन अधिनियम 2023। जो पहले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 था और वायु अधिनियम 1981 था, उसमें क्या किया जाता था, जब इसका कोई उल्लंघन करता था तो उसको कारावास की सजा भी दी जाती थी। इस जन विश्वास अधिनियम के तहत क्या किया गया है? कारावास को समाप्त कर दिया गया है और मौद्रिक दंड को शुरू किया गया है। यानी किसी को जेल में नहीं भेजा जाएगा, केवल आर्थिक दंड ही दिया जाएगा। आर्थिक दंड से क्या फायदा होगा? पर्यावरण संरक्षण कोष में वृद्धि होगी और उससे अपन पर्यावरण को विकास में मदद कर सकेंगे। अच्छा, मौद्रिक दंड कौन लगाएगा? ये कोई न्यायालय द्वारा नहीं लगाया जाएगा, ये लगाया जाएगा नौकरशाह द्वारा। संयुक्त जो सचिव इस तरह का कोई भी नौकरशाह होगा ना, उसके द्वारा मौद्रिक दंड लगाया जाएगा। और जलवायु परिवर्तन अधिनियम 2024 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। M.K. रणजीत सिंह बनाम भारत संघ के विवाद में, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना राजस्थान के अंदर, उसके संरक्षण को लेकर मामला चल रहा था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था जलवायु परिवर्तन अधिकार 2024। ध्यान रखना, जलवायु परिवर्तन को अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। यूपीएससी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिटी से भी इंटरलिंक हो रहा है। ध्यान रखना, जलवायु परिवर्तन का अधिकार किसके तहत मिला है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण मामला है ना, इसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, किसके बीच में था ये? M.K. रणजीत सिंह बनाम भारत संघ के बीच में था। उसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत और आर्टिकल 14। आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है और आर्टिकल 14 में समता का अधिकार है। तो ये हो गया अपना पर्यावरण कंप्लीट, और इसी के साथ अपनी पूरी इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। आपने अब चैनल पे जाके देखोगे कि जो प्लेलिस्ट है अपनी, उसके अंदर लगभग 11 क्लासेज में, और 11 क्लास, और ये पूरी क्लासेज हैं लगभग 5 घंटे की। यानी 5 घंटे में अपन ने पूरी इन्वायरमेंट का क्विक रिवीजन करवा दिया है। अब ध्यान रखना, अपन PT 365 भी शुरू करने वाले हैं। जैसे ही PT 365 आएगी उसका अपन क्विक रिवीजन करवा देंगे और लगभग उसको 3 से 4 घंटे में कंप्लीट करवा देंगे। और फिर अपन एग्ज़ाम से पहले लगभग 1-2 महीना पहले, यानी मार्च या अप्रैल में एक पूरी मैराथन लेके आएंगे। उसके अंदर अपन स्टैटिक, PT 365 और PYQ सबको शामिल कर लेंगे और लगभग 6-7 घंटे में पूरी एक मैराथन के द्वारा पूरी इन्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि अपनी चैनल पर कोर्स के रूप में, प्लेलिस्ट के रूप में इकोनॉमी कंप्लीट करवा दी है। पॉलिटी अपन शुरू करने वाले हैं 2-3 दिन में, और अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएंगे, यानी PYQ का विश्लेषण वगैरह करवा रखा है। तो आप चैनल पर जा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।